बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना के पेंडेमिक की वजह से जो हमारी ईद कैंपेन है वो इस वक्त जो है डिजिटल ईद कैंपेन एक चल रही है, जिसमें ऑनलाइन जो है या यूट्यूब के थ्रू हम आपसे जो है ना उन केसेस पर बात करते हैं जो ईद के दौरान या ईद से पहले हमें वेटनेरियंस को कॉमन मिलते हैं। तो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने कुछ कंडीशन पे बात की थी, जिसमें हाइपरथर्मिया थी, हीट स्ट्रोक या सिंपली फीवर, स्ट्रेस की वजह से फीवर हो जाना जानवर को। हमने रूमिनल टिम्पनी की बात की, जिसको आप फारा बोलते हैं, उनकी हमने डिटेल डिस्कशन की मैंने आपसे। और इसके अलावा एक जनरल वीडियो जो थी हमने सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स पे बनाई थी। ठीक है, फर्दर कुछ कंडीशंस अभी रहती हैं जिनमें एसिडोसिस है, लैक्टिक एसिडोसिस है, या लेमनेस के इश्यूज़ जो आते हैं जानवरों में, या ट्रांसपोर्टेशन इंजरीज जो आती हैं, उन पर जो हमने वीडियोज़ बनाई थी। अच्छा, तो जो आज की हमारी वीडियो है उसमें मैं आपसे जो है ना बेसिकली जनरल डिस्कशन करूँगा। एक जनरल डिस्कशन ऐसे कि हम जो है ना ईद से पहले जो हमें रूटीन के केसेस मिलते हैं उनकी मैं क्विकली ना बात करूँगा। ठीक है, और साथ मैं आपको बताऊँगा कि ज़ाहिर अब जो केसेस हमें मिलते हैं वो रेपिटेटिव होते हैं, यानी रेपिटेशन में मिलते हैं हमें, यानी कि बार बार सेम केस रिपीट हो रहा होता है। तो उनमें जो मेडिसिन भी यूज़ हो रही होती हैं ईद से पहले या ईद के दौरान या ईद से पहले जो केसेस मिलते हैं वो भी तकरीबन जो है ना वही सेम यूज़ हो रही होती हैं, बार बार जो है ना सेम कैटेगरीज लाइक एंसर्स यूज़ हो रही होती हैं या मल्टीविटामिन यूज़ हो रही थी। तो हम उन पर मैं ब्रीफली आपसे डिस्कस करूँगा कुछ चीज़ें। तो अगर हम क्विकली जो है ना पॉइंट आउट करें कि ईद से पहले कौन कौन से केसेस मिलते हैं, जस्ट क्विकली मैं आपको एक रिकॉल दूँ। सबसे पहले मैं हाइपरथर्मिया की बात की, फीवर की बात की थी। ठीक है, हीट स्ट्रोक सिंपली उसको बोलते हैं। उसका सबसे मैंने जो है उसकी डिटेल डिस्कस की और उसमें उसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस किया। इस तरह मैंने रूमिनल टिम्पनी की बात की, उसका सारा ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस किया। फर्दर जो कंडीशन इसके अलावा हमें मिलती हैं जिनमें लैक्टिक एसिडोसिस है, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं उसको। इसके अलावा लेमनेस किसी वजह से एनिमल को हो गई, एनिमल को कोई भी वूंड हो गया, ठीक है, किसी भी वजह से, पक्के फर्श की वजह से जो है ना, पक्के फर्श पे बैठने की वजह से एनिमल के जो है ना घुटने या जो उसके जॉइंट्स हैं वो स्वेल अप हो गए, उनमें पेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह के जो कंडीशन हैं, इस तरह की एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, डायरिया एनिमल को किसी वजह से हो गया। ठीक है, उसमें आज मैं उस वीडियो में फर्दर डायरिया की भी थोड़ी डिटेल डिस्कस करूँगा। तो ये सारी जो है ना चीज़ें कंपाइल अप होकर हमें जो है ना यही रेपिटेशन में मिल रही होती हैं इससे पहले। तो इनमें जो मेडिसिन भी यूज़ हो रही होती हैं वो भी रेपिटेशन में यूज़ हो रही थी बार बार वही। तो मैं आज आपसे उन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगा। तो कैटेगरीज हम इस तरह बनाते हैं कि केसेस के हिसाब से सबसे पहले जो है ना फर्स्ट कैटेगरी में डिस्कस करेंगे मैं एंसर्स। ठीक है, एंसर्स का यूज़, ठीक है, उनमें डिटेल में आपसे डिस्कशन करूँगा कौन कौन से एंसर्स अवेलेबल है मार्केट में, उनका डोज रेट क्या है, किस तरह लगाते हैं, ठीक है, कब यूज़ करने हैं, कब नहीं यूज़ करना है। इस तरह एक और सेकंड कैटेगरी में आप आ जाएँ तो मल्टीविटामिन या लिवर टॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। उनका मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या रोल होता है इसमें और वो इस तरह से कब यूज़ करने हैं और उनकी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तीसरे पे हम बात करेंगे कुछ स्टीरॉइड्स की, क्योंकि स्टीरॉइड्स भी हम अक्सर यूज़ करते हैं। ठीक है, कम करते हैं लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो करते हैं। तो उनका मैं आपको ब्रीफ साइड बताऊँगा कि कब यूज़ करने हैं कब नहीं। इसी तरह हम कुछ पाउडर्स की तरफ आ जाएँ, मिसलेनियस प्रोडक्ट्स या हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाएँ, लाइक स्टोमक पाउडर है, या सेलाइन लग्जरी है, या आप कह लें सोडा बाइकार्ब है, या आप कह लें जी डायरिया के लिए पाउडर्स कुछ मिलते हैं मार्केट में वो हैं। तो बेसिकली वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या रोल होता है, कब यूज़ करने हैं, तो उनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंसर्स की। एंसर्स एज द नेम इंडिकेट्स, एंसर्स क्या होते हैं बेसिकली? एंसर्स आर द, जो एब्रीविएशन है इसका पूरा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बेसिकली, इन्हें शॉर्ट फॉर्म इनके एंसर्स बोलते हैं। एंसर्स के तीन जो है ना मेन इनके जो है ना मेन काम है या मेन रोल्स हैं। ठीक है, जो हम जिसकी वजह से हम लगाते हैं इनको। एक सबसे पहला इसका रोल है जी एंटीबायोटिक होते हैं एंसर्स। ठीक है, सेकेंडली जो एंसर्स हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, पेन रिलीवर्स होते हैं। थर्ड जो है वो एंसर जो है ना वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस जब आप एनिमल में कहीं भी देखते हैं ना, पायरेक्सिया फीवर देखते हैं, एनर्जेसिया पेन देखते हैं, इन्फ्लेमेशन देखते हैं, तो आप जो है ना एंसर की तरफ जाते हैं। अब जो हमने बात की थी कंडीशंस की, उनमें आपको ये तीनों चीज़ें अक्सर मिलती हैं। अब हाइपरथर्मिया में आपको फीवर मिलता है। ठीक है, लेमनेस के दौरान, लेमनेस अगर एनिमल कोई मस्कुलोस्केलेटल को डिसऑर्डर हुआ उसमें पेन मिलती है। ठीक है, उसके दौरान साथ आपको इन्फ्लेमेशन भी मिल सकती है। तो उन्हीं केसेस के अराउंड जो है ना आपको जो मेडिसिन मैं बताऊंगा जो सारी उन्हीं केसेस के अराउंड घूमेगी। तो अब उनमें ज़ाहिर एंसर्स का रोल आ जाता है। तो एंसर्स की अगर हम क्विकली बात करें, एंसर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो एक वेटनेरियन में और एक जो है ना आम वीए या जो आम प्रैक्टिस कर रहा है बंदा, ठीक है, मैट्रिक पास या वेटनरी असिस्टेंट जिसको कहते हैं, वो यही चीज़ फ़र्क करती है कि जो डॉक्टर होता है उसको पता होता है कि एनिमल की क्या कंडीशन है, मैंने उसको कौन सी दवाई लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, और अंदर जाके बॉडी के साथ करेगी क्या। जो आम लेमैन या जो वी है उसको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, उसको बस 2-3 दवाइयाँ रटी होती हैं और वो जो ना वही वो कंडीशन जब देखता है तो उसको लगता है ये लगनी है तो वो लगा देता है, विदाउट नोइंग कि जी ये लग सकती है या नहीं लग सकती।
तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम क्विकली मैकेनिज्म एक्शन की बात करें कि एसिड्स किस तरह एक्ट करते हैं बॉडी में, तो सबसे पहले उसके लिए समझना कि कंडीशन क्या है जी। कंडीशन ये है कि सपोज़ एनिमल को बुखार हुआ या कोई इंजरी हुई है, तो हो गया क्या, एनिमल को इंजरी होना या सिंपली सेल इंजरी हो या उसका सेल को डैमेज हो अंदर बॉडी का, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, और इंजरी के बाद जो है ना वहाँ पे एक्टिवेशन के बाद फोस्फोलाइपेज एंजाइम रिलीज़ होता है, ठीक है। फोस्फोलाइपेज एंजाइम की मौजूदगी में जो सेल के फॉस्फोलिपिड्स हैं वो रिलीज़ करते हैं एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बेसिकली एक्ट करती हैं एज अ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लेमेशन में है ना ये काम करती हैं, ठीक है। फर्दर आगे आगे क्या होगा, जब ये एराकिडोनिक एसिड और जो है ना प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ये रिलीज़ होंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना एक और एंजाइम यहाँ पे होता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम 2, सिंपली इसको कोक्स 1 या कोक्स 2 भी बोलते हैं। तो कोक्स 1 या कोक्स 2 जो है ना वो एराकिडोनिक एसिड को फर्दर आगे कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली जो है ना काफ़ी तरह के होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। PGF2 अल्फा एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, PGG2 एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, PGE2 एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, PGH2 एक प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना ये बेसिकली जो है ना एनिमल के जो पेन रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और एनिमल पेन फील करता है। यही प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना ब्रेन के अंदर जाके जो उसका हाइपोथैलेमस है उसको डिस्टर्ब करते हैं, सेट पॉइंट एनिमल का हाई चला जाता है और उसको टेम्परेचर हो जाता है, ठीक हो गया। अब हमने बात की है तो साजी ये सीन चल रहा है, एनिमल को कोई भी इंजरी हुई, पेन हुई, ठीक है, फीवर हुआ, तो क्या हो रहा है। अब इसमें एंसिड्स का क्या रोल है, एंसिड जब इस कंडीशन में जब एंसिड एनिमल को लगाएंगे ना, फर्स्ट करें हमने कोई भी एंसिड लगाई तो जाके करेगी क्या, ये जो मैकेनिज्म चल रहा है बॉडी में जहाँ पे साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम रिलीज़ होना है ना, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जिसने एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट करना है, एंसिड्स जाके साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम ब्लॉक होगा सिंपली तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होना बंद हो जाएंगे। जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या करना है, पेन जो रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करना है, तो पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन आ नहीं रहा। जब पेन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे तो एनिमल की जो है उसकी पेन खत्म हो जाएगी। इस तरह जो ब्रेन में जो काम चल रहा है हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, तो उस पर जब एक्ट करेगी एंसिड्स, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम ब्लॉक हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन खत्म, ब्रेन पे जाना खत्म, हाइपोथैलेमस जो है ना नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाएगा और टेम्परेचर एनिमल का कम हो जाएगा। तो ये बेसिक से टेक्निकल पॉइंट थे जो यकीनन आपको एज ए डॉक्टर पता होने चाहिए कि एंसिड्स बेसिकली बॉडी में जाके करते क्या हैं और किस तरह वो एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब एंसिड्स आपने यूज़ कहाँ करने हैं, सिंपल जैसे पहले मैंने डेफिनेशन में बताया 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जहाँ आपको वो 3 कंडीशंस मिले आपने एंसिड जो है ना एंसिड की तरफ जाना है। पायरेक्सिया मिले आपको, एनिमल को टेम्परेचर मिले, ठीक है, फीवर है इसको आप जा सकते हैं एंसिड की तरफ। एनिमल जो है इन्फ्लेम्ड है, किसी भी वजह से उसकी कोई जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, यू कैन गो विद एंसिड्स। एनिमल को कहीं पे जो है पेन है, एब्डोमिनल पेन है, जैसे मैंने टिप्पणी में बताया था गैसेस भर जाती हैं जब, तो रूमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है जो कि एब्डोमिनल प्रेशर डालता है और एब्डोमिनल सीवियर पेन होती है, उसमें एंसिड की तरफ जा सकते हैं आप, नो डाउट। लैक्टिक एसिडोसिस की बात करें, लैक्टिक एसिडोसिस में फर्दर हम डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। लैक्टिक एसिडोसिस जब सीवियर हो जाती है ना तो उसमें एनिमल लेमनेस की तरफ चला जाता है, तो ऑब्वियसली लेमनेस में एंसिड्स का रोल आ जाता है। तो ये सारी घूम के बात कहाँ पे आ गई, उन्हीं केसेस पे, और घूम के सारी बात आ गई एंसिड्स पे कि एंसिड जो है ना वो यूज़ होने ही होने हैं। ओके, नाउ विल डिस्कस कि एंसिड जो है मार्केट में हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हमारे पास जो एंसिड मोस्टली मार्केट में आ रहे हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 3-4 टाइप्स के हैं। नंबर 1, पहले मैं साल्ट नेम बताऊंगा आपको कौन कौन से साल्ट नेम से अवेलेबल हैं। सबसे पहला साल्ट है फ्लूनेक्सिन मैग्लूमीन, ठीक है, फ्लूनेक्सिन मैग्लूमीन साल्ट है एंसिड का, ठीक है। इसका जो ब्रांड नेम या जो ट्रेड नेम जो मार्केट में आ रहा है वो लॉक्सिन के नाम से आ रहा है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जैसे मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये मेरे पास पड़ा हुआ लॉक्सिन, ठीक है, लॉक्सिन, ठीक है, इसमें साल्ट फ्लूनेक्सिन मैग्लूमीन है। अगर हम क्विकली इसका डोज रेट की बात करें, इसका डोज रेट तकरीबन 2 ml पर 45 kg होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो जी ये इज़ इंडिकेटेड फॉर पेन, एलिवेशन ऑफ पेन, इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। मास्टाइटिस में इसका काफ़ी रोल है, ठीक है। जनरली ये कुछ इंडिकेशन है, डोज रेट आपको बता दिया। तो ये एक होगी लॉक्सिन की बात। इसके अलावा जो और एंसिड्स मार्केट में अवेलेबल है मैं आपको दिखाऊँ, जैसे आप देख रहे हो ये है जी कीटोजेक्ट। कीटोजेक्ट में जो साल्ट है वो कीटोप्रोफेन है। पहले हमने फ्लूनेक्सिन मैग्लूमीन की बात की, दूसरे नंबर पे है जी कीटोजेक्ट जिसमें साल्ट है कीटोप्रोफेन, ठीक है जी। ये जो है ना मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं जिनमें स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन है या स्किन में कोई पेन है, जॉइंट्स में कोई पेन है, जॉइंट्स में कोई इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें जो है ना ये इसका इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। अगर हम क्विकली इसके डोज रेट की बात करें तो इसका डोज रेट जो है ना वो जो स्मॉल रूमिनेंट्स हैं तकरीबन 1 ml पर 45 kg है, और जो लार्ज रूमिनेंट्स हैं कैटल बफेलो में तकरीबन 1 ml पर 33 kg है। तो ये सिंपल सा कीटोजेक्ट की बात होगी, इसमें कीटोप्रोफेन साल्ट है।
अच्छा, फिलहाल मेरे पास ये 2 ही प्रोडक्ट्स हैं एंसर्स में। इसके अलावा और काफ़ी एंसर्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे एक और साल्ट है मेलोक्सिकैम। मेलोक्सिकैम एक और साल्ट है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम से अवेलेबल है, जिसमें एक कॉमन नेम है उसका, ब्रांड नेम मेलोनेक के नाम से अवेलेबल है वो तकरीबन हम यूज़ करते हैं 1 ml पर 37 kg बॉडी वेट के लिहाज से। तो ये कुछ बात होगी जी एंसर्स की। अच्छा, एंसर्स जो अब यूज़ है ना एंसर्स का, वो डिपेंड करता है कि अगर आपने किसी को रिकमेंड करना है एंसर्ट, ठीक है, तो वो आप रिकमेंड करते हैं जी कि उस फार्मर या जो बंदा जो है वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। अब जैसे मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो जो लॉक्सिन मेरे पास पड़ा हुआ है, लॉक्सिन की प्राइस है तकरीबन, ये 10 ml की वाइल है और इसकी प्राइस है 190 रुपये का ही, नहीं कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसके मुकाबले में अगर कीटोजेट की बात करूँ, कीटोजेट जो 20 ml की वाइल है वो 180 रुपये की है, तो ऑब्वियसली कीटोजेट जो है वो उससे इकोनॉमिकल है, सस्ता है। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो आपने एंसर्ट किसी को प्रिस्क्राइब करना है तो आप देखते हैं जी वो अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं, ठीक है। एनिमल कंडीशन देखते हुए और ऑनरी कंडीशन देखते हुए जो है ना आप कोई भी एंसर्ट में प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी मार्केट में अवेलेबल भी होगा या इसकी जो प्राइस है वो ओनर अफोर्ड भी कर सकता है। और ये जो है ना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आप जो है ना देखते हैं एंसर्ट्स को प्रिस्क्राइब करते हुए, उसकी प्राइस देखते हैं आप, ठीक है, और कंडीशन देखते हैं कि किस कंडीशन में जो है ना कौन सा एंसर्ट बेहतर रहेगा। जैसे जो लॉक्सिन है, लॉक्सिन अब कोई बैक्टीरियल, अगर कोई अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन भी रिलीज़ कर रहा है, अंदर टॉक्सिसिटी हुई है अगर, तो उसमें भी लॉक्सिन का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉक्सिन जो है वो एंटी टॉक्सिन एजेंट भी है एंसर्ट होने के साथ साथ, तो इसकी क्वालिटी है। तो ये कुछ जो है ना टेक्निकल पॉइंट्स मैंने आपको बताया एंसर्ट्स के बारे में। अगर हम थोड़ी बहुत इनकी बात करें कि अब जो एंसर्ट्स है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कोई ब्लॉक को रिलीज़ नहीं होने देते, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कुछ जो है ना बॉडी में वो हेल्दी या सेफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हैं, जैसे PGE2 है, ठीक है, या PGI2 है एक, वो जो है ना जो म्यूकस में जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसकी लेयर डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमक है वो HCl से जो है ना वो महफूज रहता है। अब जब एंसर्ट्स इनको ब्लॉक कर देंगे COX-2 को, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं आएंगे तो PGI2 या PGE2 भी रिलीज़ नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जो स्टोमक की जो लेयर है ना वो स्लफ अप होना शुरू हो जाएगी, दोबारा बनेगी नहीं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं आ रहे, तो अल्टीमेटली जो है ना HCl वहाँ स्टोमक को जो है ना बर्बाद कर देगा, उस पर करके उसको स्टोमक अल्सर्स बना देगा। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंसर्ट भी अच्छा नहीं है, अल्टीमेटली जो है ना एनिमल अल्सरेशन की तरफ से आ जाता है। तो एक बेसिक्स इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन थी, एंसर्ट्स आपने कब यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब अगर हम क्विकली बात करें कि जो एंसर्ट्स हैं इनके विदड्रॉल टाइम की, क्योंकि इससे पहले जो हमें केसेस मिलते हैं उसमें हमें विदड्रॉल टाइम का भी काफ़ी देखना पड़ता है कि जी ये ड्रग जो है ना बॉडी से कितनी देर में जो है बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो अगर हम डिफरेंट एंसर्ट्स की बात करें उनका विदड्रॉल टाइम डिफरेंट है। जैसे जो लॉक्सिन है या फ्लूनिक्सिन मैग्लोमीन है, उसका जो विदड्रॉल टाइम है वो तकरीबन 4 to 7 days है, यानी कि तकरीबन 7 दिन तक जो है ना वो बॉडी में रहती है, उसका असर रहता है, उसके रेजिड्यूज़ रहते हैं। और कीटोजेट जो है उसका विदड्रॉल टाइम तकरीबन 3 to 4 days है या मैक्सिमम 4 days है, यानी कि वो 4 दिन तक जो है ना बॉडी के अंदर रहती है। तो ये बेसिक से कुछ इनका विदड्रॉल टाइम था, जो हम अगर हमने ईद से पहले कुछ केसेस मिलते हैं तो हम उसका विदड्रॉल टाइम भी देखते हैं कि आया ये अगर हम लगाते हैं तो ये ईद तक जो है ना पूरी निकल जाएगी बॉडी से कि नहीं निकलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो उसका मीट है वो ह्यूमन कंजप्शन में आना है, तो उस लिहाज से जो है थोड़ी डिबेटेबल बात आ जाती है कि ये बॉडी में इनके रेजिड्यूज सही हैं कि नहीं। तो ये एक छोटी सी एक और टेक्निकल बात थी। अच्छा, अगर हम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आती है, अब हम बात करते हैं कुछ स्टीरॉइड्स की, जिनको हम आम जुबान में जो है ना स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी बोलते हैं, या उनको हम सिंपली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब स्टीरॉइड्स जो है ना इनका यूज़ जो है ना प्रैक्टिस में बहुत हम लिमिटेड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और लिमिटेड हम तब करते हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, क्योंकि स्टीरॉइड्स जो है ना ये इनको जादुई दवाइयाँ, जादुई ड्रग भी कहा जाता है, क्योंकि फुल इमरजेंसी में अगर एनिमल होना बिल्कुल रिकमेंसी में है, कोई बचने के चांस नहीं, आप उसको स्टीरॉइड लगाएं फ़ौरन जो है ना वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है और एनिमल जो है ना फ़ौरन खड़ा हो जाता है। हमारा इमरजेंसी केसेस में भी ये देखा गया, स्टीरॉइड्स इतने पोटेंट ड्रग्स हैं स्टीरॉइड्स, तो ये इमरजेंसी में इनका यूज़ नो डाउट करना चाहिए। अगर एनिमल को स्वेयर किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, स्वेयर किस्म की जो है ना सूजन या स्वेलिंग हुई है किसी भी वजह से, उसमें नो डाउट हम स्टीरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम क्विकली स्टीरॉइड्स की बात करें, स्टीरॉइड्स जो है ना बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन है स्टीरॉइड्स की। लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉइड्स हैं, मीडियम एक्टिंग स्टीरॉइड्स हैं और शॉर्ट एक्टिंग स्टीरॉइड्स हैं। लॉन्ग एक्टिंग यानी कि उनका एक्शन जो है ना काफ़ी देर तक बॉडी में रहता है, जिसमें एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है डेक्सामेथासोन की, ठीक है, वो लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉइड है। जो मीडियम एक्टिंग स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है, उनमें एग्जांपल आ जाती है प्रेडनिसोलोन की, और जो शॉर्ट एक्टिंग स्टीरॉइड्स हैं उनमें कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोकोर्टिसोन की, ठीक है। और ये बेसिकली इनके साल्ट नेम्स भी हैं, ये डिफरेंट ब्रांड नेम से जो है ना प्रोडक्ट अवेलेबल होती हैं मार्केट में। जैसे अगर हम हाइड्रोकोर्टिसोन की बात करें तो वो हाइजोनेट के नाम से, हाइजोनेट के ब्रांड नेम के नाम से अवेलेबल है मार्केट में।
अगर हम डेक्सामेथासोन की बात करें तो वो जो है तकरीबन डेकाट्रोन के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। अगर हम जो है तीसरी बात करें उसकी मीडियम एक्टिंग प्रेडनिसोलोन की, तो वो प्रेडिवेट या प्रेडनीवेट के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। तो ये कुछ जनरल सी डिस्कशन थी या जनरल सी डिटेल थी स्टेरॉइड्स की। अब मैंने आपको यूज़ भी बताया कि स्टेरॉइड्स का भी यूज़ करने हैं। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि स्टेरॉइड्स का भी यूज़ नहीं करना है। स्टेरॉइड्स का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना वो ये है कि स्टेरॉइड्स जो है एनिमल को इम्यूनोस्प्रेशन की तरफ ले जाते हैं, यानी एनिमल की इम्यूनिटी पे एक्ट करके उसकी इम्यून सिस्टम को लो कर देते हैं। जब भी एनिमल का इम्यून सिस्टम लो होगा ना तो एनिमल दूसरी इन्फेक्शंस को हाईली ससेप्टेबल हो जाएगा, यानी उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं या ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह अगर एनिमल को कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुई हुई है, कोई भी वायरस की वजह से उसको कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी में, वायरल नमूनिया हुआ है या वायरल फ्लू या वायरल कफ उसको हुई हुई है, तो उसमें भी स्टेरॉइड्स हम यूज़ नहीं करते। क्योंकि वायरल डिजीज़ में जैसे कुछ कई वायरल बीमारी जैसे FMD है, फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरल डिजीज़ है, उसमें आप स्टेरॉइड्स कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वायरल डिजीज़ में ऑलरेडी इम्यूनोस्प्रेशन हुई होती है, तो जब स्टेरॉइड लगाएंगे उसको तो मज़ीद इम्यूनोस्प्रेशन होगी और एनिमल बजाय इसके कि ठीक हो वो मज़ीद उसकी कंडीशन नीचे चली जाएगी। हाँ, अनटिल अनलेस कि एनिमल एमरजेंसी में है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर आप स्टेरॉइड्स लगा सकते हैं। लेकिन ये तो जो हमें केसेस मिलते हैं मोस्टली इन्फ्लेमेशन के मिलते हैं, स्वेलिंग के मिलते हैं, तो उनमें जो है ना आप किसी हद तक जो है ना लगा सकते हैं। या एसिडोसिस की कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बिगड़ गई है, या टिम्परिंग बहुत ज़्यादा एंड स्टेज पे है, गैसेस नहीं निकल रही, तो आप जो है ना ट्रोगार कैन्यूला पास करते हैं, जैसे मैंने टिम्परिंग में बताया था, और फिर उसके बाद स्टेरॉइड्स लगाते हैं ताकि जानवर जो है ना रिकवर कर जाए। तो ये कुछ जो है ना इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं कब यूज़ करने हैं। मैकेनिज्म की बात करें, जैसे मैंने आंसर में बताया, मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। मैकेनिज्म एक्शन सारा तकरीबन वही है। एंसिड जो है वो ब्लॉक करते थे किसको? साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को, COX 1 और 2 को। जो एंसिड है वो ब्लॉक करते हैं फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को, जो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम है, जैसे उसका जिक्र मैंने एंसिड के मैकेनिज्म एक्शन में भी जिक्र किया था। जो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम है उसको जब ब्लॉक कर देंगे ना स्टेरॉइड्स, तो आगे ना एराकिडोनिक एसिड बनेगा, ठीक है, और ना ही आगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे, यानी कि बिल्कुल सीरियस से काम ही खत्म, और अल्टीमेटली जो एनिमल रिकवर कर जाएगा। अच्छा, अगर हम थोड़ी कंपैरिजन की बात करें एंसिड और स्टेरॉइड्स की, जैसे एंसिड भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, अगर हम इस लिहाज से बात करें ना तो जो स्टेरॉइड्स हैं ना वो गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। फील्ड के लिहाज से जो हम प्रैक्टिस चल रही होती है उसमें हम कहते हैं कि जो स्टेरॉइड्स हैं ना दे आर एक्सीलेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स एंड पुअर एनाल्जेसिक्स, ओके। और जो एंसिड्स के लिहाज से है वो एंसिड जो है ना दे आर पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स एंड एक्सीलेंट एनाल्जेसिक्स। तो ये बातें बड़ी समझने वाली हैं कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन एनाल्जेसिया इतना अच्छा जो है ना वो ठीक नहीं करते। लेकिन जो एंसिड्स हैं वो बहुत अच्छे एनाल्जेसिक हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में वो ऐसा जो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो ये प्रैक्टिस के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ जो है ना प्रिस्क्राइब करनी है कंडीशन देखते हुए। तो ये जनरल सी बात होगी स्टेरॉइड्स की। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, मेरे पास जो है ना स्टेरॉइड का एक ही प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। उससे पहले हम बात कर लें कि स्टेरॉइड्स जो है ना, जैसे हमने एक सिंगल प्रोडक्ट की बात की, स्टेरॉइड्स कुछ जो है ना वो कम्बिनेशन में भी आते हैं मार्केट में। जैसे एक स्टेरॉइड कम्बिनेशन में आता है जिसको हम कहते हैं पेनाकॉर्ड, वो मैं आपको दिखाऊंगा। भाई पेनाकॉर्ड बेसिकली स्टेरॉइड है, कम्बिनेशन है स्टेरॉइड का। इसमें 2 स्टेरॉइड्स हैं, यानी 2 स्टेरॉइड्स का कम्बिनेशन है। एक इसमें है जी डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन, ठीक है, उनका ये कम्बिनेशन है। मैं आपको दिखाऊँ, पेनाकॉर्ड मेरे पास पड़ा भी हुआ है जी, ये रहा पेनाकॉर्ड, ठीक है। पेनाकॉर्ड इसमें जो है ना साल्ट 2 होते हैं, प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन। अगर हम क्विकली इसकी इंडिकेशंस की बात करें जी, पेनाकॉर्ड इंजेक्शन इज इंडिकेटेड फॉर आर्थराइटिस, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में इन्फ्लेमेशन है, ट्रॉमा कोई हुआ एनिमल को, एनिमल शॉक में है, शॉक में यानी कि एनिमल बिल्कुल एमरजेंसी में है, उसको फ़ौरन आपने उठाना है या उसको रिकवर करना है, तो उसमें ये इसका यूज़ होता है। अच्छा, इसके क्लियर अगर इसकी डोज रेट की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना डोज रेट लिखा हुआ है इसका। जो स्मॉल रूमिनेंट्स में तकरीबन 1 to 2 ml यूज़ होता है पेनाकॉर्ड। यहाँ हाई डोजेज में अगर लगाना तो 3 ml बस मैक्सिमम। और जो कैटल है उसमें तकरीबन यूज़ होता है ये अप टू 15 ml, ठीक है, नॉर्मल डोज है इसकी। लेकिन अगर आपने एमरजेंसी कंडीशन है ज़्यादा तो आप अप टू 20 to 25 ml भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर हम स्टेरॉइड्स के भी विथड्रॉल पीरियड की बात करें तो विथड्रॉल पीरियड भी इनका वेरी करता है। जैसे जो लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स हैं जैसे डेक्सामेथासोन, वो बॉडी में काफ़ी देर तक रहते हैं, तो लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स जो है ना मोस्टली आपको जो है ना ईद से पहले अवॉइड करने चाहिए, उनका रेजिडुअल पीरियड बहुत ज़्यादा है। तो यूजुअली जो है ना हम ईद के दौरान या ईद के केसेस में हम जो है ना ये कम्बिनेशन वाला पेनाकॉर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो विथड्रॉल पीरियड तकरीबन जो है ना 3 to 4 days है। 4 days के दौरान बाद में ये निकल जाती है बॉडी से, तो ये सेफ है उस लिहाज से। तो हम ईद से पहले इसलिए हम जो है ना पेनाकॉर्ड की तरफ जाते हैं और जो है ना डेक्सामेथासोन या जो है लॉन्ग एक्टिंग की तरफ नहीं जाते। तो ये बेसिक सी बात थी जी आपकी स्टेरॉइड्स की।
अगर हम फर्दर स्टीरॉयड्स की थोड़ी काउंटर इंडिकेशंस की बात करें, जैसे मैंने बताया है कि वायरल इन्फेक्शन में यूज़ नहीं करनी। इसी तरह अगर एनिमल कोई भी वूंड है, ज़ख़म है, या एनिमल की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद वहाँ पे जो है ना थोड़ा ज़ख़म है, तो उसमें भी जो है ना वूंड से केसेस में स्टीरॉयड्स नहीं लगाते, क्योंकि स्टीरॉयड्स के बारे में कहा जाता है कि जो वूंड हीलिंग है ना, वूंड हीलिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टीरॉयड्स डिले कर देते हैं, ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होता, तो उसमें जो है ना हम स्टीरॉयड्स फिर अवॉइड करते हैं। तो ये हमने कवर कर ली जी सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी एंसर्स की होगी, सेकंड कैटेगरी होगी जी हमारे पास स्टीरॉयड्स की। अगर नाउ क्विकली मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में आपको थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा अबाउट मल्टीविटामिन्स या लिवर टॉनिक्स। अब जितनी भी कंडीशंस ईद पे हमें मिलती हैं, जैसे कि हाइपरथर्मिया हो गई, फीवर हो गया, टिम्पनी हो गई, ठीक है जी, एसिडोसिस हो गई, इन सारी कंडीशंस का लुब्बे लबाव या समरी ये है कि एनिमल ने ओफ फीड होना ही होना, ठीक है, एनिमल ने खाना पीना छोड़ना ही छोड़ना है। तो उसको कवर अप करने के लिए जो है ना मल्टीविटामिन्स का ये रोल आ जाता है, या लिवर टॉनिक्स का रोल आ जाता है, तो हम यूज़ करते हैं। मल्टीविटामिन्स बेसिकली क्या करते हैं, मल्टीविटामिन्स जाके उसका जो मेटाबॉलिज्म है एनिमल का उसको इम्प्रूव करते हैं, उसकी लिवर की एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे जो है ना, और कुछ मल्टीविटामिन में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं विटामिन के अलावा। तो अगर एनिमल कुछ खा पी नहीं रहा, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ हुआ है, तो मल्टीविटामिन उसको भी कवर करते हैं। अब डिफरेंट हमारे पास मल्टीविटामिन अवेलेबल है मार्केट में। सिंपल एक बी कॉम्प्लेक्स के नाम से अवेलेबल है प्रोडक्ट, चीज़ें जिसमें साल्ट है, सियानोकोबालामिन जिसको विटामिन B12 भी बोलते हैं, सियानोकोप के नाम से वो अवेलेबल है मार्केट में, जो मेरे पास वक्त पड़ा भी हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी सियानोकोप, ठीक है, सियानोकोप इसमें है जी, सियानोकोबालामिन विटामिन B12 है इसमें। अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो सियानोकोबालामिन हम यूज़ करते हैं जी कब सप्रेस्ड एपिटाइट, एनिमल की भूख कम हुई भी है, जैसे मैंने कंडीशंस बताई आपको जिनमें एनिमल की भूख कम हो जाती है, या स्ट्रेस की वजह से अगर एनिमल ऑफ फीड है, या जी एनिमल अनीमिया हुआ है, उसमें यूज़ करते हैं। अनीमिया में भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या एनिमल को एनोरेक्सिया हुआ है, ऑफ फीड है, तो ये हम यूज़ करते हैं। IM इंजेक्शन मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर क्विकली बात करें इसके डोज रेट्स की, तो जो कैटल है, कैटल में हम यूजली यूज़ करते हैं एट द रेट ऑफ 1 ml पर 10 kg, ठीक है। यहाँ अगर हम ml में बात कर लें तो तकरीबन 20 to 25 ml जो है ना हम कैटल में यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। और स्मॉल रूमिनेंट्स जो गोट्स या शीप्स उनमें अप टू 3 to 4 ml, हाँ 3 to 4 ml जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट था जी, मेरे पास फ़िलहाल यही है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे मैंने आपको पहले हाइपरथर्मिया में एक आपको मैंने बताया था प्रोडक्ट ईवा के नाम से जो अवेलेबल है मार्केट में। ईवा में अमाइनो एसिड्स थे, अमाइनो एसिड्स होते हैं इसमें विटामिन के अलावा, और इसमें सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह की जो है इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो कि लीवर की एक्टिविटी को, उसके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ कुछ डिस्कशन मल्टीविटामिन्स की। मल्टीविटामिन्स के अलावा मल्टीविटामिन्स की अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, जैसे अगर एनिमल को डायरिया लगा हुआ है तो डायरिया में जो है ना मल्टीविटामिन्स अवॉइड करते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि डायरिया में जो है ना इंटेस्टाइनल मोटिलिटी या इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हुई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से डायरिया उसको होता है। तो मल्टीविटामिन्स का बेसिकली जो रोल है ना वो यही है कि वो जाकर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो जब ऑलरेडी एनिमल को डायरिया लगा हुआ है तो उसमें अगर आपने उसको मल्टीविटामिन इंजेक्ट कर दिया तो उसमें ये होगा कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ऑलरेडी तेज़ है डायरिया की वजह से, वो इसकी वजह से और तेज़ हो जाएगी, और बजाय इसके कि एनिमल का डायरिया ठीक हो, आप एनिमल के डायरिया को इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जो डायरिया में हम मल्टीविटामिन को अवॉइड करते हैं। ये एक सिंपल ताकि ये आपके जहन में होना चाहिए कि डायरिया में हम क्यों नहीं लगाते, और हम कुछ और चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। मल्टीविटामिन के अलावा हम उसको ट्रिप लगा देते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कि हम उसको मल्टीविटामिन इंजेक्ट करें, उसके पानी की कमी को पूरी करने के लिए हम उसको नॉर्मल सलाइन लगा देते हैं। डायरिया के केसेस में नॉर्मल सलाइन की ट्रिप लगा देते हैं ताकि जो उसका ये कवर हो जाए डायरिया, जिसकी वजह से वाटर लॉस होता है। तो ये जी कैटेगरी थी मल्टीविटामिन की, जिसमें हमने क्विकली आपको बताया कि मल्टीविटामिन कब यूज़ करने हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, डोज भी आपको बता दिया। तो ये हो गया जी मल्टीविटामिन। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमने बात करनी है, हमने कैटेगरीज़ की बात कर ली। सबसे पहले हम एनसिड की कैटेगरीज़ की बात की, फिर हमने स्टेरॉइड्स की, फिर मल्टीविटामिन की। अब उसके बाद जो हमने जिन चीज़ों के बारे में बात करनी है वो है जी पाउडर प्रोडक्ट्स या मिसलिनियस प्रोडक्ट्स या बेसिकली हर्बल प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है मार्केट में, उनके यूज़ की, जिनमें मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं जी 2 प्रोडक्ट्स, एक है जी सलाइन लग्जरी और एक है जी स्टोमक पाउडर। तो अगर हम उनकी बात करें कि कब यूज़ करने हैं, अब अगेन सारी वही कंडीशंस मैं आपके सामने दोहराता हूँ। हाइपरथर्मिया जी, या लेमनेस हुई, कोई भी एनिमल को जो है स्ट्रेस आया, हीट स्ट्रेस आया, उसको टिम्पनी होगी, एसिडोसिस होगी, तो अल्टीमेटली ऐसे उसने ओवर फीड होना ही होना है, जैसे मल्टीविटामिन मैंने आपको बताया। तो उसके लिए जो स्टोमक पाउडर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले स्टोमक पाउडर हम एनिमल को उस कंडीशन में देते हैं जब एनिमल की डाइजेशन थोड़ी ठीक ना हो रही हो, एनिमल को GIT डिस्टर्बेंस हो, या एनिमल जो है बिल्कुल खा नहीं रहा स्ट्रेस की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से,
तो स्टमक वाटर हम देते हैं। स्टमक वाटर बेसिकली जो है ना हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें डिफरेंट जो है ना मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स जो है ना मिक्स करके हम ये मिक्सचर बनाते हैं, और मार्केट में ये डिफरेंट नाम से या डिफरेंट जो है ना ब्रांड नेम से जो है ना ये अवेलेबल है। अभी स्टमक वाटर बेसिकली जाके जो रूमिनल मोटिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, जो उसकी जिसकी वजह से जो डाइजेशन एनिमल की, क्योंकि ह्यूमन में सारी जो है ना फर्मेंटेशन होनी होती है एनिमल की जो खुराक है उसकी, तो उसको जो है ना फर्दर ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है रूमिनल मोटिलिटी को बेहतर करके। और साथ इसमें जो है ना कुछ स्टमक वाटर ऐसे भी हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है या उनमें जो है मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, इस तरह के जो हैं तो साल्ट्स होते हैं उनमें, तो जो अल्टीमेटली जो है ना एनिमल की मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं और उसकी साथ जो है ना उसके लीवर की एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करते हैं, और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस है उसको भी कवर कर देते हैं। जैसे एक मैं स्टमक पाउडर अगर आपको दिखाऊँ, मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी स्टमक पाउडर, एक एनीजस्ट के नाम से एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये मार्केट में काफ़ी कॉमन है आजकल, ठीक है। ये हम ईद से पहले अक्सर यूज़ करते हैं। तकरीबन 100 ग्राम का 100 ग्राम का एक पैकेट होता है, और डाइजेस्टिव एंड एपेटाइट स्टिमुलेंट है ये। अगर हम क्विकली इसका डोज रेट की बात करें, जैसे मैंने आपको उन कंडीशन में भी बताया होगा, जो एनीजस्ट का डोज रेट है तकरीबन जो लार्ज एनिमल हैं या लार्ज रूमिनेंट्स हैं कैटल बफेलो, उनमें हम पूरा पैकेट ये यूज़ कर लेते हैं 100 ग्राम का। इधर आप उसको फील्ड में मिक्स करके दे दें, या अगर बिल्कुल नहीं खा रहा तो हम इसको जो है ओरली ड्रेंच भी कर सकते हैं। फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ड्रिंकिंग वाटर वाया ड्रेंचिंग गन के थ्रू या सिंपल सिरिंज के थ्रू भी पिला सकते हैं 100 ग्राम। और जो स्मॉल रूमिनेंट्स हैं शीप गोट्स, उनमें तकरीबन 20-25 ग्राम आप यूज़ करते हैं स्टमक पाउडर। तो ये सिंपली सी बात होगी स्टमक पाउडर की। ये प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया एनीजस्ट, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट हर्बल प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, जो मोस्ट कॉमनली है यूज़ होती है, वो जी सलाइन लग्जरी। अब सलाइन लग्जरी क्या है? सलाइन लग्जरी भी लाइक अ स्टमक पाउडर इज़ अ हर्बल प्रोडक्ट। इसमें भी मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम ये बनाते हैं, और इसका बेसिकली जो यूज़ है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, उस पर जाके एक्ट करता है। बेसिकली रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, ब्रोंकोडायलेटर भी है ये। एनिमल किसी वजह से जो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, एनिमल को जो है ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रेस की वजह से। आजकल जो मौसम चल रहा है बरसात का, हबस वाला मौसम है, उसमें वैसे भी एनिमल को सांस लेने में दुश्वारी होती है ड्यू टू इंक्रीज ह्यूमिडिटी, या एनिमल को किसी भी वजह से कफ का इशू आ रहा है, या एनिमल को जो है ना नेजल डिस्चार्ज आ रहा है किसी की वजह से, ठीक है। कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है अंदर, या ड्यू टू स्ट्रेस भी एनिमल को जो है बाज़ औक़ात कफ का इशू आ जाता है, और मौसम जो आजकल चल रहा है उसकी वजह से भी। तो उसमें हम सलाइन लग्जरी का यूज़ जो है ना बहुत अच्छे से करते हैं, और बहुत कॉमनली ये यूज़ होती है ईद के दिनों में। इससे बड़े जो केसेस आते हैं, मेरे पास एक सलाइन लग्जरी की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, वेलकम सलाइन लग्जरी। वेलकम बेसिकली उसका ब्रांड नेम है, सलाइन लग्जरी है जी ये। इसमें इसकी इंडिकेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो। इसमें जो है ब्रोंकाइटिस के लिए है, ट्रैकाइटिस है जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया अगर इन्फ्लेम्ड हुआ है, ट्रैकिया क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, तो उसमें ये कॉमनली यूज़ होता है। इसी वजह से अगर कफ है एनिमल को, या एक कंडीशन होती है ड्रेंचिंग निमोनिया। ड्रेंचिंग निमोनिया में ये होता है कि एनिमल को ना हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ पिलाते हैं अगर, तो वो अगर उसके लंग्स में चली जाए तो उससे जो नमूनिया डेवलप होता है उसको ड्रेंचिंग नमूनिया कहते हैं। तो उसमें भी जो है इसका यूज़ बड़ा जो अच्छा है, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं उस केसेस में भी। ये सी कुछ इसकी इंडिकेशंस थी। अगर इसका मैं आपको यूज़ बताऊँ या इसकी मैं आपको अगर वो बताऊँ डोज रेट, तो डोज रेट इसका तकरीबन ये होता है कि जो लार्ज रूमिनेंट्स हैं या लार्ज एनिमल्स हैं कैटल बफेलो, उनमें तकरीबन 50 ग्राम ही यूज़ करते हैं, और जो स्मॉल रूमिनेंट्स हैं शीप गोट, उनमें हम तकरीबन 20 to 25 ग्राम यूज़ करते हैं। अभी इसका यूज़ करने का भी एक तरीका है, वो ये है कि आपने ये रिक्वायर्ड अमाउंट ले ली 50, फर्स्ट करें कैटल बफेलो है, कैटल है, उसके लिए आपने 50 ग्राम ले लिया। साथ आपने लेना है थोड़ा सा गुड़, या थोड़ा सा आपने लेना है शक्कर। उसमें आप ये मिक्स करेंगे, इसकी जो अमाउंट है 50 ग्राम्स, वो मिक्स करेंगे। उसके बाद वो थिक सा एक जो ना वो बन जाएगा, पेड़ा टाइप या एक लड्डू टाइप बन जाएगा। तो वो फिर हम एनिमल को खिलाते हैं। तो मोस्टली अगर इशू हो इसका कफ का या रेस्पिरेटरी ट्रैक का, तो एक दिन में जो है ना किसी भी टाइम उसको एक टाइम में खिला देते हैं, और 2-3 दिन तक इसको हम खिलाएं अगर, तो जो है ना उसका कफ का इशू, नेज़ल डिस्चार्ज या कोई भी सांस लेने में दुश्वारी है, वो बिल्कुल जो है सेट हो जाता है। और क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर भी है तो रेस्पिरेशन को भी इंप्रूव करता है। तो ये जी हर्बल प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा था, जिनमें एक स्टमक पाउडर हो गया, एक हो गया सलाइन लग्जरी। इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो हम कंडीशंस के लिहाज से बात करें। सोडा बाइकार्ब की मैंने बात की थी, सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा बोलते हैं, वो मीठा सोडा बोलते हैं उसको। उसमें ये था कि वो हम यूज़ करते हैं जी कंडीशन में, जैसे टिम्बरी में मैंने आपका उसका यूज़ बताया था। एसिडोसिस में, लैक्टिक एसिडोसिस में उसका यूज़ बड़ा कॉमन है सोडा बाइकार्ब का। मैंने आपको रूमिनल टिम्बरी में उसकी डिटेल भी बताई थी, ट्रीटमेंट कैसे यूज़ करना है। 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं उसको। वैसे भी हम खिला सकते हैं जानवर को ओरली भी,
मिक्स करके डाइट में, या अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो पानी में सोल्यूशन बना के उसको हम ड्रेंच भी कर सकते हैं, ऑरली उसको पिला सकते हैं। तो एसिडोसिस में या टिम्पनी में उसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं सोडा बाइकार्ब के। सोडा बाइकार्ब हो गया, सलाइन एलर्जी हो गई, स्टोमक पाउडर हो गया, ठीक है, ये जितनी वेरियस प्रोडक्ट्स, पाउडर प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, नेक्स्ट मैंने जो आपसे डिस्कस करनी थी कंडीशन, छोटी सी डिस्कशन है, वो है जो डायरिया के बारे में। मेडिसिन का सारे डिटेल डिस्कशन कर ली। अब डायरिया का थोड़ा हम बताते हैं आपको, स्पेशली विद रेफरेंस टू ईद एनिमल्स, कि ईद के लिए जो एनिमल्स आते हैं उनमें डायरिया की कंडीशन कैसे डेवलप होती है, या उनमें क्या हालात होते हैं कि डायरिया डेवलप होता है और उसको कैसे फिर हम ट्रीट करते हैं। नॉर्मली जो इनमें कंडीशन डायरिया वाली डेवलप होती है, इसका जो ताल्लुक है वो उसकी डाइट से होता है। क्योंकि जब कोई भी आप जानवर परचेज़ करके घर लाते हैं तो बहुत कम जो है ना, जो लेमैन है या जो ओनर एनिमल का जो लेके आए उसको बहुत कम पता होता है कि जी इसको क्या खिलाना है, या प्रैक्टिस यहाँ पे ब्लाइंड प्रैक्टिस है खिलाने की। उसको एनिमल को अभी घर लाते हैं, उसको तगड़ा करने के लिए उसको आप रोटियाँ खिलाई जाते हैं बिला वजह, उसको पता नहीं चने के दाल के आटे खिलाते हैं, उसको गंदम बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, गंदम के दाने या गंदम जो है ना ग्राइंड फॉर्म में, आटे की फॉर्म में बहुत खिलाते हैं उसको। उसमें जो है ना उनका यही होता है, वजह ये होती है कि एनिमल तगड़ा होगा। लेकिन अब उनको नहीं पता पीछे उसकी क्या डाइट थी। अब जब डाइट में चेंज आया ना, तो उसकी वजह से उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट है उसके जीआईटी पे पड़ना है। तो उस इम्पैक्ट की वजह से जो मोस्ट कॉमन चांस है कि उसको डायरिया हो जाना है, जो कि होता भी है, बहुत केसेस में ये देखा गया कि उसकी सडन डाइट शिफ्ट की एनिमल की और उसको जो डायरिया लग गया। क्योंकि पीछे आपको नहीं पता उसकी डाइट क्या थी, जब वो मंडी में था या कहीं और था, वो कितना वो मंडा खाता था या कितनी वो गंदम खाता था, या खाता भी था कि नहीं, आपने जो है उसको शुरू करवा दी बिला वजह। अब एनिमल को तो नहीं ना पता उसने क्या खाना क्या नहीं खाना। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द ओनर कि मैंने उसको क्या देना और किस तरह देना है। जैसे मैं वनडे की बात कर रहा था, अब पीछे जो एनिमल वंडा, अब एक उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट थी, सपोज़ वो जो है ना 300 ग्राम या 400 ग्राम एक दिन में वंडा खाता था, ठीक है। लेकिन जब घर लाया आपने उसको जी तुन के तकरीबन आधा किलो जो है ना वंडा उसको खिलाते रहे रोज़, तो जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, उसका जीआईटी बहुत सीवियरली जो है ना उस पर इम्पैक्ट आएगा, और जो डायरिया उसको बड़ा सीवियर किस्म का डायरिया लग जाएगा। तो ये कुछ एटियोलॉजी मैंने आपको बताई कि ईद के दिनों में डायरिया कैसे लगता है। वैसे तो डायरिया के बेतहाशा कॉजेज़ हैं, बैक्टीरियल कॉज भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन कोई जीआईटी में उसकी वजह से डायरिया लग गया, तो वो और कॉजेज़ हैं। ईद के दिनों में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो उसका डाइट का होता है, जैसे मैं आपको कुछ बातें बताई। अच्छा, एनिमल को अगर डायरिया लग गया तो उसको हमने क्या, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है या उसको हमने कैसे मैनेज करना है डायरिया में। तो उसमें डायरिया में सबसे पहली बात तो ये है कि डायरिया का पता होना चाहिए किस नोयत का डायरिया आया, कि उसमें डायरिया में सिर्फ पानी का लॉस हो रहा है, उसका पतले मोशंस लगे हुए हैं, या हो सकता है बाज़ ओकेजन में अगर इन्फेक्शन हुई भी है तो डायरिया में साथ जो है ना इंटेस्टाइनल म्यूकोजा स्लप अप होके वो भी म्यूकोजा भी साथ आ रहा होता है, म्यूकस भी साथ जो है ना बाहर आ रहा होता है, या बाज़ का सीवियर केसेस में ब्लड भी साथ आ रहा होता है अगर कोई अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई भी है। तो ये डिफरेंट जो है ना नेचर है कि डिफरेंट तरह का डायरिया लग सकता है, वाटरी डायरिया, म्यूकोजल डायरिया या ब्लडी डायरिया। तो उनमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपका जो है ना वेरी करता है। जनरल जो ईद के दिनों में हम डायरिया ट्रीट कर रहे होते हैं उसमें हम 2-3 चीज़ें कर रहे होते हैं। एक तो उसका जो है ना वाटर लॉस हो रहा है, ओके, तो वाटर लॉस को पूरा करने के लिए हम ईद के दिनों में जो है ना जानवरों में ORS का इस्तेमाल भी करवाते हैं, जिसको हम लिंकोल बोलते हैं आम जुबान में। ORS मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, वो हम यूज़ करवाते हैं ताकि उसका जो वाटर लॉस है वो पूरा हो जाए। अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी उसमें होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी पूरा कर देता है ORS। अब जो स्मॉल रूमिनेंट्स हैं उनमें हम ORS यूज़ करवाते हैं तकरीबन, अगर सीवियर डायरिया लगा हुआ है तो आप एट अ टाइम 2 पैकेट्स लेके उसका 1 लीटर पानी में सोल्यूशन बना के आप यूज़ करवा सकते हैं। लार्ज रूमिनेंट्स में आप अप टू 4 to 5 पैकेट्स यूज़ कर सकते हैं डायरिया के केसेस में। ये एक पॉइंट है। दूसरे में अगर हम फर्दर उसके बेसिक ट्रीटमेंट की बात करें तो 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं डायरिया के लिए मार्केट में। एक है जी डायरोबियन पाउडर। डायरोबियन पाउडर में बेसिकली 2-4-5 चीज़ें हैं, उसमें एंटीबायोटिक कम्बिनेशन है एंटीबायोटिक्स और एंटी डायरियल ड्रग्स का। उसमें जो मेन ड्रग है ना वो है जी कैवलिन। कैवलिन बेसिकली क्या है, कैवलिन का मैकेनिज्म ये है कि जब एनिमल को आप देते हैं कैवलिन इंटेस्टाइन में जाती है उसके, तो इंटेस्टाइन बेसिकली ड्राइंग एजेंट है। अब डायरिया में जो वाटर का लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो जो कैवलिन है वो वाटर अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर लॉस खत्म हो जाता है डायरिया में, उसका डायरिया रिकवर होना शुरू हो जाता है। और फर्दर ये इंटेस्टाइन की जो मिकोज़ा है उसको जो है ना, ये मिकोज़ा को आप कह रहे हैं कि दोबारा जो है ना मिकोज़ा अगर उसकी स्लप अप होना शुरू हुई है तो कैवलिन उसकी मिकोज़ा को दोबारा बनाना शुरू कर देगी वहाँ पे। तो मतलब इंटेस्टाइन पे इसका सारा जो है ना अच्छा इफेक्ट है। तो डायरोबियन पाउडर में एक तो कैवलिन होती है, साथ इसमें नियोमाइसिन होता है जो कि एंटीबायोटिक है, साथ इसमें जो है विटामिन होते हैं और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी होती है इसमें डायरोबियन में। तो डायरोबियन की अगर हम डोज रेट की बात करें, बेसिकली स्मॉल रूमिनेंट्स में हम अप टू 20 ग्राम्स डायरोबियन पाउडर यूज़ करते हैं। सेम सोल्यूशन बना के पानी में 1/2 लीटर या 1 लीटर पानी में सोल्यूशन बना के हम ड्रेंच कर देते हैं स्मॉल में। और लार्ज रूमिनेंट में अप टू 70 to 80 ग्राम डायरोबियन पाउडर लेके तो उसका सोल्यूशन बना के वो हम यूज़ करते हैं तकरीबन फॉर अप टू 2 to 3 डेज़।
इस तरह एक और प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में स्कोरेक्स के नाम से। स्कोरेक्स भी एंटी डायरियल है। स्कोरेक्स भी बेसिकली कम्बिनेशन है एंटीबायोटिक्स और एंटी डायरियल्स का। इसमें भी कैवलिन होती है और साथ इसमें सल्फा डिमिडिन ड्रग होती है, सल्फा डायाजीन होती है और कैवलिन भी होता है इसमें। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें होती हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली बात थी डायरिया की। अब डायरिया जब लगता है तो उसमें अगर आप एनिमल को बहुत ज़्यादा वंडा खिला रहे हैं तो वंडा उसका बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। कंसनट्रेट या तूड़ी या चोकर वगैरह खिला रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। खल वगैरह खिला रहे हैं बंद कर दें। गंदुम बिल्कुल नहीं खिलानी, उसको सिर्फ जो है ना सब्ज़ चारे की तरफ ले आएँ। या एक और जो प्रैक्टिस हम यूज़ होती है आम होम देसी प्रैक्टिस घरों में जो बड़े हमारे बताते थे, वही था कि जामुन के पत्ते, वो उनका बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है डायरिया में। उनका मुझे एग्जैक्ट एक्शन तो नहीं पता वो बेसिकली करते क्या हैं, लेकिन देखा गया कि डायरिया में अगर आप जामुन के पत्ते एनिमल को खिलाएं तो वो फ़ौरन जो है डायरिया से रिकवर कर जाएगा। मे बी उनका कोई इंटेस्टाइन में कोई इम्पैक्ट होता होगा, अब उसकी डिटेल मुझे नहीं पता। बहरहाल ये भी प्रैक्टिस है और अच्छी प्रैक्टिस है। उसको आप एक दिन पूरा जामुन के पत्ते खिलाएं वो बिल्कुल फिट हो जाएगा, अगर आपने कोई ड्रग यूज़ नहीं करवानी। ड्रग्स भी आपको बता दी ये। तो ये बेसिक सी डिस्कशन है डायरिया की। तो आज मैं यहाँ पे जो है अपनी वीडियो को समाप्त करूँगा। सारी वीडियो में हमने जो समरी इसकी ये थी कि हमने एंसर्स की बात की, स्टीरॉइड्स की, मल्टीविटामिन्स की, डिफरेंट लिवर टॉनिक्स की, मिसलिनियस प्रोडक्ट्स की, कि जी कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी हमने प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है ईद के दिनों में केसेस में। जनरल लेआउट मैंने केसेस का बता दिया आपको। तो आई होप आप आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, काफ़ी आपको पसंद आई होगी। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, ज़रूर कमेंट करें, क्वेश्चंस पूछा करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं हूँ फिर किसी एक नए लेक्चर या नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा आपके सामने। तब तक के लिए जी स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।